हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 6 की जो उड़ान की कार्यपुस्तिका है उसको हल करेंगे। इसमें हम भूगोल की कार्यपुस्तिका को हल करेंगे जो कि पाठ नंबर 1 है, सौर मंडल में पृथ्वी। इसमें कार्यपत्रक 1 है। तारों, ग्रहों, उपग्रहों जैसे सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा में अंतर करते हैं। शिक्षक चित्र दिखाकर विद्यार्थियों को उनके व्यवहारिक जीवन से जोड़ते हुए सौरमंडल के बारे में जानकारी देते हुए निम्नलिखित प्रश्न पूछेगा। मतलब ये अध्यापक ये चित्र दिखाते हैं, ये वाला चित्र और ये वाला, और इसमें पूछते हैं कि आप रात को आसमान में क्या देखते हैं। तो हम रात को चांद देखते हैं, तारे देखते हैं, तारामंडल देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, इन चमकते हुए तारों को क्या आप दिन में देख सकते हैं? तो नहीं देख सकते। प्रश्न नंबर 3 है, दूसरे चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो देखिए ये यहाँ पर अगर हम इसको पहला चित्र मानते हैं, इसको दूसरा मानते हैं, तो यहाँ पर तो हमें सौरमंडल दिखाई देता है, और अगर ये दूसरा चित्र मानते हैं तो यहाँ पर हमें सप्तऋषि तारामंडल ये दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ध्रुव तारा दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दूसरे चित्र में हमें सौरमंडल दिखाई देता है, पहले चित्र में हमें सप्तऋषि तारामंडल या फिर ध्रुव तारा दिखाई देता है। प्रश्न 4 है, चित्र में दिखाए गए इन आकाशीय पिंडों को किस नाम से जानते हैं? तो आकाशीय पिंड जो ये हैं, ये इसमें दिखा रखे हैं, ये वाले इनको ग्रह कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रह। क्या इन ग्रहों को आप रात्रि में देख सकते हैं? नहीं देख सकते। अच्छा, तो दिन में क्या चमकता है? सूर्य चमकता है। प्रश्न 7 है, सूर्य, ग्रह और चंद्रमा के सभी आकाशीय पिंड किस परिवार के सदस्य हैं? तो ये सौर परिवार के सदस्य हैं। आओ चित्र के आधार पर अपनी समझ की परख करें। क्या है? सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह को खोजें और उसका नाम लिखें। सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह बुध होता है। आपको कौन से ग्रह के चारों ओर छल्ले दिखाई दे रहे हैं? तो शनि आएगा। आकार के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह जो होता है बृहस्पति होता है। हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह तुम्हें सबसे अलग लगा और क्यों? पृथ्वी इसमें सबसे अलग लगा क्योंकि इसी ग्रह पर जीवन संभव होता है। क्या आप बता सकते हैं कि किस ग्रह पर जीवन संभव है? क्यों? पृथ्वी पर, क्योंकि इस पर जीवन के अनुकूल सभी परिस्थितियां हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, यहाँ पर पानी भी है, और यहाँ का जो तापमान है वो हमारे जीवन के अनुकूल है। तो यहाँ पर कार्यपत्रक 1 खत्म होता है। अब हम उड़ान कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक 2 करते हैं, और पाठ का नाम है ग्लोब, अक्षांश व देशांतर। इसमें दक्षताएं हैं। अक्षांश और देशांतर जैसे ध्रुवों, विषुवत, कर्क और मकर रेखाओं भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों व अन्य पड़ोसी देशों को ग्लोब एवं मानचित्र पर पहचानते हैं। शिक्षक श्यामपट्ट के ऊपर 2 वृत्त खींचकर एक वृत्त में अक्षांश रेखाएं बनाते हैं, दूसरे वृत्त में देशांतर रेखाएं बनाते हैं। ग्लोब हमारी पृथ्वी का ही नमूना है। बारी बारी से सभी विद्यार्थी ग्लोब को घुमाकर देखें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ये अक्षांश रेखाएं दिखा रखी, देशांतर रेखाएं हैं। ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों हैं। तो यहाँ पर जो अक्षांश रेखाएं हैं वो देखिए, वो इस तरह से ऐसे ऐसे यूँ हैं, और देशांतर रेखाएं ऐसे ऐसे हैं, और ये दोनों हैं, ये अक्षांश है और ये देशांतर हैं। ग्लोब के बीचों बीच लेटी हुई रेखा कौन सी होती है? तो भूमध्य रेखा होती है, जिसे विषुवत वृत्त भी बोलते हैं। प्रश्न 2 है, चित्र देखकर बताइए विषुवत वृत्त से रेखाएं किस ओर बढ़ रही हैं? तो विषुवत वृत्त जैसे ये है, ये विषुवत वृत्त है, इससे रेखाएं जो है इस यहाँ तक बढ़ रही हैं, यहाँ तक और नीचे भी। तो ये उत्तरी ध्रुव तक और नीचे है दक्षिण ध्रुव तक। तो यहाँ लिखेंगे ध्रुवों की तरफ बढ़ रही हैं विषुवत वृत्त से ऊपर और नीचे दोनों ओर। सुदूर उत्तर में स्थित बिंदु का नाम बताइए। तो ये है उत्तर ध्रुव। प्रश्न नंबर 4 है, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो ये देशांतर रेखाएं कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे रेखाएं ऊपर जो ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं, मतलब उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु को। 0 डिग्री देशांतर रेखा को किस नाम से जानते हैं? प्रमुख या मध्य? प्रश्न नंबर 6 है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? तो ग्रिड कहते हैं। क्या इस रेखा जाल की सहायता से हम ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, ये जो रेखा जाल होता है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल होता है, इससे हम किसी भी स्थान की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न 8 है, ग्लोब से मानचित्र बनाने में किन रेखाओं की सहायता ली जाती है? अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता ली जाती है। तो यहाँ पर हम उड़ान कार्यपुस्तिका का पाठ हमारे देश भारत करेंगे, और इसमें कार्यपत्रक 3 करते हैं। कार्यपत्रक 3 से शुरू करते हैं। भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों व अन्य पड़ोसी देशों को ग्लोब मानचित्र पर पहचानते हैं। तो ये है हमारे भारत का राजनीतिक मानचित्र है, वो दिखा रखा है। मानचित्र को ध्यान से देखें और दिए गए भारत के मानचित्रों पर अंकित संख्या के स्थान पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखें। जैसे संख्या 3 हरियाणा को दर्शाती है। यहाँ पर जैसे नंबर 1 पर हमने लिख दिया है हिमाचल प्रदेश,
नंबर 2 पर यहाँ लिख पंजाब, यहाँ पर 3 पर हरियाणा, ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से ये हमने लिख दिए। यहाँ से आप देखकर लिख सकते हैं और आपको ये याद भी करने हैं। ये सभी राज्यों के नाम लिख दिए हैं। ये सभी राज्यों के नाम लिख दिए हैं। इधर एक और मानचित्र है, इसमें हमें यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर ए जो दे रखा है, यहाँ पर लद्दाख लिख दिया है। ये बी दे रखा है जम्मू और कश्मीर, सी पर यह चंडीगढ़, डी पर यह दिल्ली है, और यहाँ पर है ई पर दादरा एवं नगर हवेली है, और यहाँ जी पर लक्षद्वीप है। यहाँ पर पांडिचेरी जिसको पुडुचेरी बोला जाता है अब, और ये है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद उड़ान कार्य पुस्तिका का पाठ पृथ्वी के प्रमुख स्थल आता है, और यहाँ पर कार्यपत्रक 4 से शुरू होता है। आओ दिए गए चित्र की सहायता से विभिन्न भौतिक स्वरूपों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, मरुस्थल आदि को पहचानें और ज्ञात करें कि ये मानवीय क्रियाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर ये चित्र दे रखा है, इस चित्र में देखो और समझो। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये है नदियाँ, जैसे ये नदी है, और जलमंडल, और यहाँ पर ये जानवर हैं। यहाँ पर ये हिरन है, हाथी है, यहाँ पर भैंस है, शेर, गैंडा, ऊँट है यहाँ पर, और ये पक्षी हैं। यहाँ पर बादल हैं, वायुमंडल में क्या है, पक्षी भी हैं, बादल हैं, वर्षा भी हो रही है, यहाँ पर बर्फ़ भी पड़ रही है। और इस तरह से आगे देखते हैं इस चित्र में आप क्या क्या देख पा रहे हैं। तो इस चित्र में हमने पर्वत, मैदान, नदी, वर्षा, पक्षी, भैंस, हाथी, शेर, गैंडा, मकान, तालाब, मछली, बादल, वर्षा, ये सब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर पेड़ हमने लिखा नहीं, यहाँ पर पेड़ भी हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर पेड़ लिख देते हैं। और भी आप यहाँ पर लिख देने, जैसे घास भी देख रहे हैं, यहाँ पर फूल भी हम देख रहे हैं, ये रहे फूल, ये ऐसे और भी आप लिख देना जो जो आपको दिखाई देता है। सजीव और निर्जीव वस्तुओं की सूची बनाइए। तो यहाँ पर सजीव वस्तुएं जैसे पक्षी, भैंस, शेर, हाथी, गैंडा, मछली, पेड़ पौधे, ऊँट, घास। और यहाँ पर जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो है पर्वत, बादल, जल, नदी, तालाब, मकान, बर्फ़ और झोंपड़ी। क्या आप जंगली और पालतू जानवरों की सूची बना सकते हैं? जंगली जानवर जैसे हाथी, गैंडा, शेर, हिरन, पालतू जानवर जैसे गाय, ऊँट, भैंस। इसके अलावा हम और भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें चित्र में से देखकर भरने थे, इसलिए हमने यही भरे हैं। प्रश्न नंबर 4 है, हमें जल कहाँ से प्राप्त होता है? तो हमें कुएं से, तालाब, नदियाँ, झीलें, नल और नहर से प्राप्त होता है। यहाँ पर आप वर्षा भी लिख सकते हैं, और भी आप यहाँ पर लिख देना। विभिन्न परिमंडलों के नाम लिखें। विभिन्न परिमंडल है स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। परिमंडलों से संबंधित विशेषताओं का मिलान करें। जैसे जो स्थलमंडल है, घास, घर, खेत और मैदान। स्थलमंडल में आते हैं जलमंडल, इसमें जल में मछली रहती है। वायुमंडल में बादल और जीवनदायिनी गैस होती है, ऑक्सीजन होती है। जैवमंडल में जीव जंतु और पेड़ पौधे होते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, बच्चों हमने विभिन्न परिमंडलों के बारे में पढ़ा, और अब आप बताइए कि किस परिमंडल पर हम निवास करते हैं। तो हम जैवमंडल में निवास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए जैवमंडल में जीव जंतु और पेड़ पौधे होते हैं। तो ये जैवमंडल से यहाँ पर हमने मिलाया था। पृथ्वी का वह सीमित भाग जो स्थल, वायु, जल से मिलकर बना है और जहाँ पर जीवन संभव होता है, तो ये जैवमंडल आएगा। शेर जंगली जानवर है, तो ये है सत्य है। वर्षा केवल पर्वतों पर ही होती है? नहीं, वर्षा कहीं पर भी हो सकती है, मैदानों में भी होती है। तो यहाँ पर उड़ान कार्य पुस्तिका का जो पाठ पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप और कार्यपत्रक 5 करते हैं। विश्व के मानचित्र पर महाद्वीप और महासागरों को चिन्हित करते हैं। तो ये है विश्व का मानचित्र। यहाँ पर महाद्वीप है ये दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इधर आ जाता है अंटार्कटिका। इसके बाद हम महासागर देखते हैं। ये प्रशांत महासागर है, यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर है हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, और यहाँ पर दक्षिण महासागर। उपरोक्त मानचित्र को ध्यान से देखें और दिए गए विश्व के मानचित्रों पर अंकित स्थानों पर महाद्वीप और महासागरों के नाम लिखें। जैसे संख्या 5 अंटार्कटिका और वर्ण ई दक्षिण महासागर को दर्शाती है। मतलब ये है, ये यहाँ पर नंबर लिख दिए। जैसे 1 के आगे हम लिखते हैं एशिया, 6 के आगे यूरोप, ये अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका और अंटार्कटिका 6 नंबर पर, और ये ऑस्ट्रेलिया 7 नंबर पर। ये हमने यहाँ से देख के भी
भर दिए हैं। यहाँ से भी हम देख सकते हैं और यहाँ से देखकर हम इसमें भर देंगे। इसके बाद है ये महासागरों के नाम भरने हैं। तो यहाँ पर ए पर है प्रशांत महासागर, और बी पर अटलांटिक महासागर, और सी पर हिंद महासागर, और यहाँ पर आर्कटिक महासागर, और ये दक्षिणी महासागर। तो ये भी हमने यहाँ से देखकर भर दिए हैं। तो यहाँ पर वीडियो ख़त्म होता है और भूगोल के सारे कार्यपत्र ख़त्म होते हैं। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।